ओके, चलिए शुरू करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे, आवाज स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन। परफेक्ट। बिजनेस लॉज पढ़ रहे थे अपन। कल क्या क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ लॉज, कौन से टाइप्स ऑफ लॉज है? परफेक्ट, चार ये हो गए। उसके अलावा मिनिस्ट्रीज पढ़ी थी अपन ने, कौन सी? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, राइट। ये सब के बारे में अपन ने जो है पढ़ा था। उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या है सब कुछ अपन ने देखा था। अभी लास्ट फ्यू सेक्शंस जो है दे आर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई एंड आईबीबीआई। ये क्या है तीनों? ये बेसिकली कोई मंत्रालय या फिर कोई ऐसी मिनिस्ट्रीज नहीं है, बट ये क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज है। हमारे देश में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर रेगुलेट करने की जरूरत है, और उनको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग बॉडीज बनाई गई है। उनको मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अलग अलग बॉडीज बनाई गई है। उनमें से पहली बॉडी है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाम सुना है क्या पहले कभी थोड़ा बहुत? कहां पर? एसपी में। और अच्छा, क्या है, थोड़ा बहुत पता है वो क्या करती है सेबी? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। शेयर्स जो लेवा बेची होती है वो एक स्टॉक मार्केट के थ्रू होती है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है। इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज को जो रेगुलेट करती है बॉडी वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। कोई बाय एनी चांस, वैसे अभी तक तो नहीं करता होगा, बाय एनी चांस कोई ट्रेड करता है? ट्रेडिंग शेयर्स वगैरह पता है? नहीं। परफेक्ट। धीरे धीरे जैसे आप, मतलब वंस यू गेट इनटू दिस फील्ड, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा अभी से ही बोले जब से पैसे नहीं है तभी भी से भी कहीं से भी लेकर के इन्वेस्ट करना, ऐसा नहीं। बट धीरे धीरे गेट इनटू दैट जोन, थोड़ा जानिए क्या है स्टॉक मार्केट। आपको लगता है कभी तो क्लास के बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। अपने लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट फील्ड है। अब ये स्टॉक मार्केट जो है वो क्या है, एक पूरा बहुत बड़ा मार्केट है। अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, बीएससी, एनएससी, आपने नाम सुना होगा मे बी, राइट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन्हीं सबको रेगुलेट करने की बॉडी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज मार्केट। सिर्फ सिक्योरिटीज ही नहीं, कमोडिटीज जैसे नेचुरल गैस, ग्रेन्स, पल्सेस, एनसीडीएक्स, एमसीडीएक्स, थोड़ा बहुत कभी मे भी आपने नाम सुना होगा। ये क्या है एमसीडीएक्स, एनसीडीएक्स? बेसिकली जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस पर शेयर्स में ट्रेडिंग होती है ना, यहां पर जो है काय पर ट्रेडिंग होती है, ये कमोडिटीज में। जो भी कमोडिटीज होती है, ऑयल, गैस, या फिर मैं बोलूं ग्रेन्स, पल्सेस, इन चीजों में भी ट्रेडिंग होती है। उसको एंड सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स ही, उनको रेगुलेट करने की बॉडी है सेबी। किसके अंडर आती है बॉडी? अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आती है बॉडी। एस्टैब्लिश्ड ऑन 12th April 1988 as an executive body and then given statutory powers on 30th January 1992 through a SEBI Act 1992। पहले जो है इट वॉज जस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी, ऐसे ही उसको बनाया गया था, बट बाद में स्टैट्यूटरी पावर्स देके उसको रेगुलेट करने की पावर्स दे दी गई। देन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुना है इसका नाम? कौन है ये? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये तो एक और बैंक भी है वैसे, तो क्या उसका और इसका फंक्शन सेम है क्या? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, दैट इज अ कमर्शियल बैंक, राइट। इट इज जस्ट अ नेम ऑफ दैट बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्चुअली द सेंट्रल मेन अथॉरिटी बैंक और द रेगुलेटिंग बैंक फॉर ऑल द बैंक्स इन इंडिया। हमारे पूरे देश में जो भी बैंक्स है उनको रेगुलेट कौन करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। अगेन किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल, इश्यू, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी। हमारे पास में जो पैसा जो आता है वो कहां से आता है? बस एक दूसरे से घूमते फिरते आ जाता है, बट ये एक्चुअली कहां से आता है? आरबीआई से, गवर्नमेंट से। पूरा जो हमारे इकोनॉमी में पैसों का सप्लाई है, कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये कौन मैनेज करता है, मेंटेन करता है? आरबीआई। इट ऑल्सो मैनेजेस कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम्स, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब जो है पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू पेमेंट्स एक्चुअली होते हैं। इसका भी मेंटेनेंस या फिर मैनेजमेंट कौन करता है? आरबीआई। एंड वर्क्स टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान, BRBNM, ये क्या है? ये उसका एक स्पेशल डिवीजन है जिसके थ्रू वो एक्चुअल जो अपन नोट और करेंसी जो प्रिंट होता है, जो कॉइन्स को मिंटिंग बोलते हैं कॉइन्स का, ये सब किसके थ्रू? ये वाले डिवीजन के थ्रू होता है। आरबीआई करती है बट इस डिवीजन के थ्रू वो करती है। एक्चुअल नोट्स की प्रिंटिंग, करेंसी की प्रिंटिंग, सब कुछ होता है। कहां पर होती है प्रिंटिंग? कुछ पता है क्या? नोट्स कहां छपती है? इसके एक्चुअली दो मेन जगह है, दो मेन प्रेस है। एक है इन द नासिक एंड दूसरा है देवास, सेंट्रल इंडिया में। देवास पता है? नियर बाय इंदौर, वहां पर एक है, वहां पर ये होता है। आरबीआई एस्टैब्लिश नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक और डिवीजन एस्टैब्लिश किया गया एज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड डिवीजन टू रेगुलेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। जो अपन गूगल पे, फोन पे, ये सब इतना सारे पे आ गए हैं, इसको भी रेगुलेट करने के लिए इतने सारे जो भी पेमेंट एंड सेटलमेंट होते हैं, सब कुछ अपन ने पेमेंट कर दिया तो सामने वाले को बराबर पहुंचा या नहीं, प्रॉपर सेटलमेंट हुआ या नहीं, ये भी आरबीआई इंश्योर करती है थ्रू नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। एक और चीज है इसकी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये भी एक डिवीजन है आरबीआई का। ये क्या करता है? देखो, पहले नहीं, क्या लोगों में बैंक्स के प्रति ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। लोग डरते थे कि बैंक में पैसा डाले तो अपना डूब जाएगा, क्या होगा, कैसा होगा। तो आरबीआई ने क्या किया? डिपॉजिट गारंटी स्कीम निकाली। क्या बोला उन्होंने? आप बैंक में पैसा डालो, अगर आपके पैसे डूब भी गए ना, हम गारंटी करते हैं, हम आपको पैसे ला करके दे देंगे। उनकी लिमिट्स थी पहले, जो है 2.5 लाख की लिमिट थी वो, हर एक ब्रांच वाइज, हर एक बैंक वाइज, बेसिकली डिपॉजिटर वाइज इट इज कॉल्ड। 2.5 लाख तक के अगर आपका पैसा डूब गया, अगर बैंक डूब गई तो भी हम आपको पैसे ला करके दे देंगे, हम गारंटी करते हैं, हम आपको उसका इंश्योरेंस देते हैं, राइट। अभी के लिए लिमिट जो है वो 5 लाख की है उन्होंने। अकॉर्डिंगली दे गारंटी दिस। दिस इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, established by RBI, one of the specialized division for providing insurance of deposits and guaranteeing credit facilities to all Indian banks. Lastly, Insolvency and Bankruptcy Board of India. Insolvency या फिर insolvent कोई हो गया, मतलब क्या हो गया? उसके पास या तो असेट्स है ही नहीं, या फिर लाइबिलिटीज बेसिकली ज्यादा हो गई है उसके असेट से, उसको जो पेमेंट करना है बट पैसे उसके पास में है ही नहीं, दिवालिया अपन जो बोलते हैं, राइट। उसके पास में जो है अब वो इंसॉल्वेंट, कंगाल, सिंपल शब्दों में, पूरा कंगाल तो नहीं बोल सकते बट बेसिकली दिवालिया हो गया है, दैट इज अ इंसॉल्वेंट पर्सन। अब देखो, ये इंसॉल्वेंसी सिर्फ पर्सन की हो सकती है क्या? नहीं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनीज हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, इनकी भी इंसॉल्वेंसी हो सकती है। नहीं चला भाई बिजनेस सही से, लॉसेस हो गए बहुत ज्यादा, राइट, इंसॉल्वेंट हो गए। अब कभी भी जब इंसॉल्वेंसी होती है ना, एक पर्सन की बोलो या कोई कॉर्पोरेशन की बोलो, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है। कोर्ट में जाकर के, कोर्ट को पहले एप्लीकेशन होता है, कोर्ट देखता है कि उसकी असेट लायबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से वो एक रेशो डिसाइड करता है कि वो बोलता है भाई अब पैसे तो है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? अब बोले ऐसा करो, जिसको मिस्टर ए फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंट हो गया, तो बोले जिसको मिस्टर ए से 100 रुपए लेने थे, अब उसको उसके बदले
50 रुपए ही मिलेंगे, उसी में उसको संतोष मानना पड़ेगा। ठीक है, उसी में फुल जो है उसका लाइबिलिटी सेटल ऑफ हो गई ऐसा मान लेंगे। 50 रुपए हो सकता है, 75 रुपए 100 की जगह, ऐसा वो रेशो जो है डिसाइड होकर के होता है। और एक्चुअल उसका फिर पूरे जो ए के असेट्स थे वो बेचे जाते हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है और फिर उसको डिस्चार्ज किया जाता है, किसको, ए को। उसके बाद में ऐसा समझा जाता है कि ए इज नाउ डिस्चार्ज हो गया, उसका एक बार का सल्टारा या निपटारा जो अपन बोलते हैं उसका रिजोल्यूशन हो गया। ये प्रोसेस पहले बहुत ज्यादा टाइम लेती थी, बहुत ही ज्यादा टाइम लेती थी, राइट। इसके वजह से क्या होता था, ये असेट्स अटके हुए हैं, लोगों के पैसे अटके हुए हैं, प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो पाता था, कंपनीज भी, अब एक इंसान का तो ठीक है, बट बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनमें तो हजारों लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं, उनका सबका पैसा अटका हुआ रहता था। इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, एक नया बोर्ड लाया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा, ये बेसिकली इसी प्रोसेस को फास्ट तरीके से, रेगुलेटेड तरीके से कंप्लीट करने के लिए काम करेगा। अब एग्जैक्टली ये बोर्ड काम करेगा क्या, नहीं, इसके अंडर देयर आर सर्टेन पर्संस, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। ये क्या होती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, अब कोई भी पर्सन की इंसॉल्वेंसी हो गई तो उसको जो एक्चुअली जो अपन ने बोला उसके असेट्स बेचना, कोर्ट में एप्लीकेशन करना, ये सब अलग अलग नहीं, क्या प्राइवेट फर्म्स उसको सर्विस प्रोवाइड करती है ये सब करने के लिए, वो प्राइवेट फर्म्स को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, आईपीए। उसमें काम करने वाले पर्सन जो होते हैं दे आर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज क्या होता है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बेसिकली पूरे एक डेटर के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन, उसके कितने असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, ये सब जहां पर एक रिपोजिटरी मेंटेन की जाती है, दैट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ठीक है, इन सबको रेगुलेट करने के लिए जो बोर्ड है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1 अक्टूबर 2016। स्टैट्यूटरी पावर्स गिवन थ्रू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पास्ड बाय द लोक सभा ऑन 5th May 2016. It covers individuals, companies, limited liability, partnership firm, all of them. न्यू कोड काय के लिए काम करेगा, टू स्पीड अप द रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर स्ट्रेस्ड असेट्स इन द कंट्री। स्ट्रेस्ड असेट्स मतलब बेसिकली वही जो पर्सन है उसके जो असेट्स है वो सब। इट अटेम्प्ट्स टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। एंड ये जो काम है ना एक्चुअली वो बेसिकली दो बॉडीज के थ्रू, इसके फर्दर और दो बॉडीज है ऐसा अपन बोल सकते हैं, एक है एनसीएलटी एंड दूसरा है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। It handles cases using two tribunals, National Company Law Tribunal and Debt Recovery Tribunal. ठीक है, ट्राइब्यूनल ट्रिब्यूनल ऐसा उसको बोलते हैं। यहां तक ठीक है क्या? कौन से देखे अपन ने तीन बोर्ड्स? सेबी क्या काय को रेगुलेट करती है? सेबी किसको रेगुलेट करती है? स्टॉक एक्सचेंजेस को। आरबीआई किसको रेगुलेट करती है? बैंक्स को। और आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, इस सब के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को रेगुलेट करती है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नोट्स मिली है क्या? आज मिल जाएगी शायद। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, क्या लगता है? जुडिशियल सिस्टम मतलब कौन? हमारी जुडिशियरी। और जुडिशियरी मतलब कौन? हमारे कोर्ट्स, जो अपन ने बोला ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राइट, ये सारे कोर्ट जो है दे आर अ पार्ट ऑफ जुडिशियरी। whenever there is dispute between citizens और between citizens at the government, किसी के भी बीच में कोई झगड़ा होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, या फिर सिटीजन्स के बीच में या फिर सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में, एक दूसरे को क्या बोलते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट, तेरे पे मैं केस कर दूंगा, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में कोर्ट्स
जो है ये एक ऐसी अथॉरिटी एस्टैब्लिश की गई है जो कि हर पर्सन को न्याय दिलाने के लिए काम करती है, राइट। हर पर्सन को ये ऐसा लगता है कि अपन यहां पर जाएंगे, अपनी बात सुनी जाएगी और वहां पर जो है डिसीजन बरोबर होगा बेस्ड ऑन लॉ। These disputes are resolved by the judiciary. अब फंक्शंस क्या है एग्जैक्टली जुडिशरी के, अगर अपन बोले तो मेनली 3: रेगुलेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट्स एंड कोड्स, रेगुलेशन ऑफ एंड होना वहां पर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट्स एंड कोड्स। देखो अपन ने बोला लॉ, जो लॉ अलग अलग एक्ट्स वगैरह में लिखा हुआ होता है ना, वो थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट होता है, सिर्फ अपने को नहीं, जो लोग हैं जजेस वगैरह है या फिर इन लोगों को भी वो समझने में कभी कभी ऐसा होता है, एक पर्सन को लगता है कि ये लाइन का मतलब ये है, दूसरे को लगता है नहीं नहीं इस लाइन का मतलब कुछ और है, उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब ये इंटरप्रिटेशन एक्चुअली वो लॉ में क्या लिखा हुआ है, क्या वो बोलना चाह रहे हैं, ये इंटरप्रिटेशन कौन करता है, कोर्ट्स। एक पर्सन हो सकता है, एक पर्सन को लगे कि ये है, दूसरे पर्सन को हो सकता है लगे कि वो है, राइट। तो इसका जो रेगुलेशन या फिर इंटरप्रिटेशन है एक्ट्स एंड कोर्ट्स का, वो कौन करते हैं, कोर्ट्स। दूसरी चीज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये तो मेन चीज है, राइट। कोर्ट में उसके लिए तो बैठे हैं डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए। एंड तीसरा प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमॉन्ग द सिटीजन्स ऑफ लैंड, सबको न्याय मिले, सबको फेयरनेस के साथ में सब लोग इक्वली ट्रीट हो, इसके लिए वो काम करते हैं। रेगुलेशन ऑफ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट्स एंड कोड्स, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एंड तीसरा प्रमोटिंग ऑफ फेयरनेस। अब आते हैं अपन कोर्ट्स पर। सबसे ऊपर हमारे देश में कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के नीचे दूसरे कौन से कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के नीचे अगर अपन देखें तो क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे फर्दर देयर इज मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, ठीक है। अब यहां पर ये सब क्या है, कैसी हायरार्की तो अपन ने समझ लिया, बट क्या क्या है ये कोर्ट्स, ये अपने को शॉर्ट में यहां पर दिया हुआ है। इन द हायरार्की सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, उसके बाद में हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। Decisions of a high court are binding in the respective state but are only persuasive in other states. हर एक स्टेट का जनरली एक हाई कोर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, फॉर एग्जाम्पल गुजरात, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान। यहां का हाई कोर्ट है, यहां का हाई कोर्ट है, यहां का हाई कोर्ट है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो तो पूरे इंडिया पर बाइंडिंग रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला वो सारे हाई कोर्ट्स को मानना ही पड़ेगा, उसमें हाई कोर्ट्स कुछ नहीं कर सकते। बट महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने जो बोला है, कोई एक मैटर पे जजमेंट दिया है, क्या वो गुजरात के हाई कोर्ट पर बाइंडिंग रहेगा, नहीं रहेगा, वो सिर्फ परसुएसिव रहेगा। परसुएसिव मतलब ये वाले लोग जो है, यहां के गुजरात का हाई कोर्ट जो है, वो इसके डिसीजन को देख सकता है, वो सिर्फ इसको रेफर कर सकता है कि अच्छा वो हाई कोर्ट ने इसको ऐसा बोला है क्या, ओके, ये मैटर ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है, उससे मैं रेफरेंस ले सकता हूं क्या, ओके। ऐसा वो एक दूसरे का रेफरेंस ले सकते हैं, बट एक दूसरे पर उनके ऑर्डर्स बाइंडिंग नहीं रहते। अपने अपने स्टेट में उनका अपना अपना जो है पूरा की पूरा ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। Decision of Supreme Court are binding on all high courts under Article 141. In fact, Supreme Court decision is the final word on the matter. Supreme Court में आपने, Supreme Court ने जो आपको बोल दिया वो फाइनल, उसके बाद में आप और कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको कोई एक डिसीजन ए और बी, इनका कोई झगड़ा हो गया, ये गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि ए सही है, बी को लगता है कि नहीं नहीं ये डिसीजन उन्होंने बरोबर नहीं लिया, ये इसमें बरोबर नहीं हुआ डिसीजन, वापस से इसकी जांच होनी चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है ये डिसीजन के अगेंस्ट। अपील कहां करेगा वो,
हाई कोर्ट में, टू द हायर कोर्ट। हाई कोर्ट में डिसीजन हुआ बी के फेवर में, या फिर वापस चलो ए के ही फेवर में हुआ। अभी भी बी को लगता है नहीं नहीं अभी भी गलत हुआ, अभी भी इसको और हायर कोर्ट ने ये मैटर सुनना चाहिए, तो फिर वो अपील कहां करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि ए सही है, अब क्या करेगा? अब उसको मानना पड़ेगा, अब उसको मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशरी। कब एस्टैब्लिश की गई थी? 26 जनवरी 1950। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126। ये आर्टिकल्स वगैरह ये कहां के बोल रहे हैं? वो आर्टिकल जो भी दिए हैं वो कहां दिए जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। जो पावर्स वगैरह दी जाती है, अपन ने बोला ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज गिवन इन द वेरियस आर्टिकल्स। अब देखो क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी सबसे मेन अथॉरिटी कौन होती है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी लास्ट कौन थे? कुछ आइडिया है क्या? नाम सुना होगा, चंद्रचूड़, मे बी समटाइम्स इन न्यूज, नहीं। दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हाईएस्ट अथॉरिटी एक कोर्ट में रहती है, ठीक है। अब देखो, एक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट अगर अपन बोले तो वहां पर एक ही जज रहेगा क्या? नहीं, देयर आर मल्टीपल जजेस, बट एक जो मेन, जो चीफ रहेगा ना, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं देयर इज अ प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, प्रेजेंटली नंबर इंक्रीज टू 34। ये प्रिंसिपल बेंच मतलब क्या है? नए 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 वर्ड्स हर एक लाइन में आते ही जा रहे सर। अरे बहुत आएंगे अभी। देखो, सुप्रीम कोर्ट में या कोई भी कोर्ट में जो भी जजेस होते हैं उनको बोला जाता है बेंच, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि ए और बी में झगड़ा हो गया, वो दोनों गए कोर्ट में। कोर्ट में अब कोर्ट को लगता है ये मैटर जो है एक जज ने सुनने से नहीं होगा, एक से ज्यादा 2 जजेस ने ये सुनना चाहिए, इंपॉर्टेंट मैटर है। तो वहां पर नहीं, क्या 2 जजेस साथ में बैठेंगे और साथ में मैटर को सुनेंगे। 2 जजेस जब बैठते हैं ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? डिवीजन बेंच। 2 इसलिए डिवीजन। 3 या उससे ज्यादा, उसके बाद में एक लार्जर बेंच होता है, और फिर कभी कभी बहुत ज्यादा जजेस भी बैठते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बहुत बड़ा कोई मैटर है। जैसे थोड़े टाइम पहले इंडिया में इसका था वो राम मंदिर वगैरह का, राइट। तो वहां पर इट वाज रिक्वायर्ड कि मल्टीपल जजेस हो अलग अलग इससे, राइट। तो वहां पर देयर वाज अ स्पेशल बेंच, राइट। ऐसे जो है अलग अलग बेंचेस हो सकते हैं। अपने लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो प्रिंसिपल बेंच, जो मेन बेंच है ना, वो क्या बोल रहे हैं, उसमें 7 मेंबर्स है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब उसमें से वो डिवीजन बेंच रखे, फुल बेंच रखे, लार्जर बेंच रखे, मतलब डिवीजन बेंच वाले सुने अलग अलग मैटर्स, ऐसा सब चलते रहता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 7 लोग हैं, हो सकता है 7 लोग एट द सेम टाइम 3 मैटर्स को तो सुन ही सकते हैं। 2 जजेस मिलकर के एक मैटर, और 2 जजेस मिलकर के एक मैटर, और 2 जजेस मिलकर के एक मैटर, और कोई छोटा मोटा मैटर रहा तो एक सिंगल जज भी सुन सकता है, राइट। ऐसे जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग चलते रहते हैं कोर्ट में मैटर्स। अब सुप्रीम कोर्ट में पूरे इंडिया की अपन बात कर रहे हैं और एक ही सुप्रीम कोर्ट है, तो सोचो कितने सारे केसेस जाते होंगे, राइट। अगर अपन ने सिर्फ 7 ही लोग वहां पर रखे रहते थे शुरुआत से, जैसा उन्होंने शुरुआत में रखे थे, तो कितना ज्यादा टाइम लग जाता था। अभी भी टाइम लगता है, बट और ज्यादा वो टाइम बढ़ते ही जा रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये नंबर को इंक्रीज करके 34 कर दिया, सो दैट ज्यादा जजेस रहे, ज्यादा मैटर साथ में साइमल्टेनियसली चलते रहे, एंड ज्यादा क्विकली सब कुछ हो पाए।
the number has been increased to 34 including Chief Justice due to the rise in number of cases and workload. अब देखो, अगर अपन नॉलेज वाइज बात करें ना तो थोड़ा सा और, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीज के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते. देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है. देयर आर सर्टेन मैटर्स जिसको हाई कोर्ट में ही आपको फाइनल मानना पड़ेगा, जिसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में. वो सब लॉ में अगर अपन एकदम डिटेल में जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, राइट. बट यहां पर उन्होंने जो अपने को एक एग्जाम्पल दिया है उसमें का, वो क्या दिया है, एन इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32. फाइलिंग अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 मतलब रिट पिटीशन मतलब स्पेशल रिक्वेस्ट, ठीक है. अगर कोई फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल जो अपने को राइट दिया है, किसने दिया है फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो अगर वायोलेट होता है तो उसके लिए अपन डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं. राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच, बेसिक जो अपने फंडामेंटल राइट्स है, अगर वो वायोलेट होते हैं उसके लिए अपन जा सकते हैं. रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ती है अंडर आर्टिकल 32. उसके बाद में कोर्ट आता है कौन सा, हाई कोर्ट. हाई कोर्ट क्या है, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट. हर एक स्टेट की अगर अपन बात करें तो स्टेट के लिए वो हाईएस्ट कोर्ट है, एंड यूनियन टेरिटरी के लिए भी, ठीक है. स्टेट, यूनियन टेरिटरी सबके लिए अपने अपने हाई कोर्ट रहते हैं. आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स देयर मस्ट बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट. हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए. हाई कोर्ट हैज द अपेलेंट, ओरिजिनल एंड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन. ये चीज अपन ने और भी एक जगह शुरुआत में पढ़ी थी, मैं बोला था आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे, राइट. देखो, जुरिस्डिक्शन 3 टाइप के होते हैं, अपेलेंट, ओरिजिनल, सुपरवाइजरी. अपेलेंट जुरिस्डिक्शन मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई तो भी मैटर हुआ ए और बी का, ए के फेवर में डिसीजन हुआ, बी को लगता है ये गलत हुआ है, बी क्या करेगा, अपील करेगा. अपील कौन सुनेगा, हाई कोर्ट. ये अपील सुनने के जुरिस्डिक्शन को या पावर को बोलते हैं अपेलेंट जुरिस्डिक्शन, कि वो अपने लोअर कोर्ट्स में की गई, लोअर कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट की गई अपील्स को सुन सकता है. दैट इज अपेलेंट जुरिस्डिक्शन. दूसरा होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. डायरेक्टली कभी कभी कोई कोई इंपॉर्टेंट मैटर हाई कोर्ट में भी सुने जाते हैं और कहीं नीचे कोर्ट में नहीं, डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जाते हैं. दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. एंड एक और जो आखिरी होता है सुपरवाइजरी, मतलब अपने से नीचे वाले कोर्ट्स को सुपरवाइज करना, डायरेक्शन देना, दैट इज सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन. ये तीनों जुरिस्डिक्शन रहते हैं किसके पास, हाई कोर्ट के पास. However, आर्टिकल 227 लिमिट्स हाई कोर्ट सुपरवाइजरी पावर्स, उस पर कुछ लिमिटेशंस वगैरह डाली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ने. इंडिया में कितने हाई कोर्ट है, 25, 1 फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी तो ज्यादा है इससे, फिर 25 ही कैसे, बिकॉज 6 स्टेट्स शेयर अ सिंगल हाई कोर्ट. देयर आर स्टेट्स जैसे पंजाब एंड हरियाणा, देयर आर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज जो कि शेयर करते हैं एक सेम हाई कोर्ट को, क्योंकि वहां पर एरिया बेसिकली उनका कम है, तो वहां पर ऐसा समझा जाता है कि भाई इतने से एरिया के लिए काय को एक स्पेसिफिक हाई कोर्ट चाहिए, 2 एरियाज को मिला करके एक हाई कोर्ट बना देते हैं. वहां पर ऐसा किया गया है, इसलिए देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. इंडिविजुअल यहां पर अगर हाई कोर्ट में उसको कोई मतलब कुछ फाइल करना है, रेमेडीज अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन हाई कोर्ट, वो फाइल कर सकता है बाय फाइलिंग अ रिट अगेन अंडर आर्टिकल 226. Which is the oldest high court in India? It was Calcutta High Court, established on 2nd July 1862. Third, district court और high court के नीचे district court. Below the high courts are the district court. The court of district judge deals with civil matters and contractual disputes. Court of sessions deals with criminal matters.
देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, क्या फर्दर दो कोर्ट्स होते हैं टाइप्स। एक होता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और दूसरा होता है कोर्ट ऑफ सेशंस। काय के लिए क्लासिफिकेशन? कोर्ट ऑफ सेशन सुनता है कौन से मैटर? क्रिमिनल मैटर्स। और कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कौन से सुनता है? सिविल मैटर्स। इसलिए वो क्लासिफिकेशन दिया है। अंडर पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन सिविल जज कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग नॉट मोर देन ₹2 करोड़। कोई भी सिविल जज जो है, सिविल जज अपन बात कर रहे हैं, सिविल और कोर्ट ऑफ सेशन बोले अपन ने, तो सिविल जज जो है ना, पेक्यूनरी मतलब रिलेटिंग टू मनी। अगर मनी से रिलेटेड जो भी मैटर है, बेसिकली कितने अमाउंट तक का वो केस सुन सकता है कोई भी सिविल जज? नॉट मोर देन ₹2 करोड़। 2 करोड़ तक का अगर अमाउंट है तो वो सुन सकता है, वो जजमेंट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ये ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन बार बार अपने को वर्ड आ रहा है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या है? मेरे एरिया कितना कंट्रोल में है एक कोर्ट के, दैट इज व्हाट ज्यूरिसडिक्शन इज। जैसे अगर मैं बात करूं मेरा ज्यूरिसडिक्शन अभी यहां पर क्या है? ये वाली क्लास, ये वाली क्लास के बाहर के लोगों को मैं अभी रेगुलेट कर सकता हूं क्या? कुछ बोल सकता हूं क्या? नहीं। ज्यूरिसडिक्शन मींस पावर टू कंट्रोल। Court gets territorial jurisdiction based on areas covered, based on the local limits within which the parties reside or the property is situated. जहां पर जो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, वो पार्टीज जिस एरिया में रहती है, या फिर उनका कोई फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो वो प्रॉपर्टी जहां पर है, अकॉर्डिंगली वो कोर्ट डिसाइड होता है कि कौन से कोर्ट में जाएगा मैटर। एंड लास्ट इज मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स क्या है? बेसिकली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स नहीं, क्या हर जगह नहीं होते, दे आर बेसिकली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। इसको एस्टेब्लिश किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। जहां पर भी आपकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है ना, वहां पर ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं। अब देखो यहां पर कोर्ट में भी एक हायरार्की होती है। एक होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एक होता है मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये एक नॉर्मल जो है हायरार्की होती है। ये ऊपर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके नीचे मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में नहीं, क्या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऐसा एक अपॉइंट किया जाता है जिसको पावर्स रहती है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के जैसी, एंड एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है जिसको पावर्स रहती है ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? Here we complete first chapter, or we can say 5 to 6 marks of आपके बिजनेस लॉस। कुछ डिफिकल्ट लग रहा है अभी तक या इजी है? क्या क्या देखा था अपन ने इसमें शुरुआत में? लॉ क्या है, सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है, सोर्सेस क्या क्या थे? established customs and usages, statutes or laws, constitution, precedents and established customs and usages. उसके बाद में हमारा इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम यूनिटरी है या फेडरल? फेडरल। 3 लिस्ट कौन सी है? नहीं, लिस्ट जो सेंट्रल फेडरल जो अपन ने गवर्नमेंट बोला उसके रिलेवेंस में 3 लिस्ट पढ़ी थी अपन ने, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जॉइंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में क्या दिए हैं? वो मैटर्स जिनके बारे में सिर्फ सेंटर नियम कायदे कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट क्या है? जिसके बारे में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और जॉइंट लिस्ट दोनों भी बना सकते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ क्या है? सबसे पहले क्या आता है? बिल एज अ ड्राफ्ट बिल, उसके बाद में लोकसभा, उसके बाद में
प्रेसिडेंट ऑफ असेंट ऑफ प्रेसिडेंट और उसके बाद में ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन। टाइप्स ऑफ लॉस कौन से हैं इंडियन लीगल सिस्टम में? कितने हैं पहले तो? कौन से? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। लिखा था क्या कल ये घर पे क्वेश्चन? हाँ ना, नॉट एप्लीकेबल, पढ़ा था। लिखना इंपॉर्टेंट है। अभी तो अपन कुछ भी मतलब धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे ही जा रहे हैं, बट धीरे धीरे जैसे अपन फ्लो में आते जाएंगे घर पे आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। एनफोर्सिंग द लॉ, कौन एनफोर्स करता है लॉ को? गवर्नमेंट, ऑब्वियसली। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल का अगर लॉ है तो सेंट्रल, नहीं तो स्टेट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखा अपन ने, उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री या फिर होम अफेयर्स, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। देन कुछ बोर्ड्स देखे या फिर रेगुलेटरी बॉडी, सेबी, आरबीआई एंड आईबीबीआई। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम में अपन ने 3 फंक्शंस क्या थे जुडिशियरी के? रेगुलेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट्स एंड कोड्स, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड प्रमोटिंग फेयरनेस। कोड्स कितने हैं? हाँ, कौन से? एंड मेट्रोपॉलिटन कोड्स, राइट? परफेक्ट। एक छोटा सा 1 मिनट का वाटर ब्रेक लेंगे, देन वी विल बिगिन विथ आवर बिग एलिफेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सिर्फ इंट्रोडक्शन, डोंट वरी, आपको नोट्स वगैरह कुछ इसमें इशू नहीं। लॉ अभी तक कैसा लग रहा है? लॉ इजी है, सिंपल है, टफ है, कंफ्यूजिंग है, कैसा लग रहा है? ओके। अभी तक तो अपन लॉ में एग्जैक्टली गए ही नहीं। अभी तक तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेसिक क्या है अपन ने यही पढ़ा है लॉ के बारे में। एक्चुअल लॉ में अपन जाएंगे। पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है, एग्जाम्पल्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। बट फेल यहां पर हर कोई क्यों होता है या मेजॉरिटी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वन थिंग, राइटिंग प्रैक्टिस। आपकी लैंग्वेज जो आपको समझी है वो ही आपने लिख दी तो उस पे इतने मार्क्स, जो जितनी उनको लैंग्वेज जैसी रिक्वायर्ड है, अगर वैसी लैंग्वेज नहीं मिली तो जितने मार्क्स आप चाहते हो उतने मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। उनको वो जो चाहते हैं नहीं मिला तो आप जो चाहते हैं आपको भी नहीं मिलेगा। और ये राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि आपकी वो लैंग्वेज आ पाए। समझ में आ जाएगा, अगेन आई एम रिपीटिंग,
समझ में आ जाता है, पढ़ते टाइम पर लगता है हाँ इसमें क्या है, ये तो मैं आसानी से लिख लूंगा, आसानी से लिख लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जब आप लिखने जाओगे तब आपको समझेगा कि नहीं हो रहा है। शुरुआत में नहीं होगा, कंप्लीटली फाइन, बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 मंथ्स अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते जाओगे, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते जाओगे, तो इट विल डेफिनेटली टर्न इनटू जो अपने को चाहिए। कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली, वापस मैं बार बार इस चीज पर स्ट्रेस कर रहा हूं, कंसिस्टेंसी इज द की। आपको थोड़ा थोड़ा ही सही पर हर रोज चलना है उस डायरेक्शन में, राइट। बोर होता है बिल्कुल, पढ़ने में ठीक है मजा आ जाती है, बट लिखते टाइम पर सबसे बोरिंग चीज लगती है। अरे क्या देखना, क्या वापस इतना लिखना, ठीक है लिख लिया, एक वर्ड लिख लिया। दिस बोरिंग विल ओनली हेल्प यू इन स्कोरिंग, राइट। आप नहीं करोगे तो फिर अगेन रिजल्ट क्या हो सकता है आप जानते हो। ये चीज हमको करना ही पड़ेगा। आई एम नॉट शुगर कोटिंग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बहुत ये होगा, बहुत मजा आएगा लिखने में बोर होएगा, लिखने में जान पे आता है, सबको आता है, अकाउंट्स वगैरह सॉल्व करने में मजा आता है, बट लॉ लिखने में करने में हर किसी को बोर होता है। जो कर लेता है वो थोड़ा पास होने के पास में चले जाता है, नहीं करता है वो उसके पास में दूसरा अटेम्प्ट आ जाता है, राइट। ऐसा जो है होता है। चलिए, लेट अस बिगिन विथ चैप्टर नंबर 2, द मेन एक्ट। सबसे ज्यादा वेटेज इसी एक्ट का है, इसी चैप्टर का है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे पहले एंशिएंट टाइम्स की अगर अपन बात करें तो एंशिएंट टाइम्स में किसी ने किसी को कोई प्रॉमिस किया, मैं तेरे साथ ये चीज करूंगा, राइट। उसके बाद में उसने नहीं किया तो क्या होगा? प्रॉमिस, ऑब्वियसली प्रॉमिस टूट जाएगा, बट हाँ सॉरी सजा मिलेगी। ये सजा कौन डिफाइन करेगा? एंशिएंट टाइम में राजा में भी, राइट। राजा महाराजा अलग अलग जगहों के अलग अलग थे, सब लोग अपने अपने हिसाब से फॉलो करते थे, राइट। कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं क्या अपने पास में था नहीं जो कि प्रॉपरली रेगुलेट करे इन चीजों को। चलो पर्सनल प्रॉमिसेस जो है वो तो ठीक है, मैं कल शाम को तेरे साथ में मूवी देखने आऊंगा, बाद में अपन नहीं गए, ठीक है, क्या कर लेगा वो, थोड़े दिन के लिए नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगी, जो भी है, राइट। बट बाद में दैट्स फाइन। बट मेन दिक्कत कहां आती है? जब व्हेन द रिलेशन इज प्रोफेशनल या फिर बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन हो। ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को कार बेचूंगा, तूने मेरे को उसके अगेंस्ट 5 लाख रुपए दे देना, ठीक है। ये क्या हो गया? इनका एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहां पर किसी पार्टी ने अगर अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा, कैसे होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी क्या क्या चीजें जरूरी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं है, ये कैसे डिटरमाइन होगा? ये कुछ भी चीजें बताने के लिए कोई चीज वहां पर नहीं थी, राइट। ये चीजें वहां पर नहीं थी तो फिर कौन सी चीजें थी वहां पर? वहां पर एक तो अपन ने जैसा बोला राजा महाराजा इनका रूल था, राइट। उसके अलावा इन एंशिएंट टाइम्स और मिडिवल टाइम्स देयर वाज नो स्पेसिफिक लॉज। हिंदू लॉज लाइक वेदास, धर्म, शास्त्र, स्मृति, श्रुति एक्सेट्रा वेयर referred which gave a vivid description of law similar to contracts in those times. कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन का कंडक्ट क्या होना चाहिए, अगर किसी ने अपना प्रॉमिस बोल करके पूरा नहीं किया तो क्या होगा, ये सारी चीजें किससे गवर्न होती थी? हिंदू लॉ से। वेद, धर्म, शास्त्र, स्मृति, श्रुति, ये सब चीजों से होती थी। वेदास, जैसे वेद पता है आपको कौन से वेद है, कुछ आइडिया? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, राइट। ये 4 वेद है। ये क्या है बेसिकली? इसमें अपने को
दिया हुआ है ये सब चीजें कि एक पर्सन की कंडक्ट कैसी होनी चाहिए, एक पर्सन ने कैसे कैसे क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए, राइट। इन्हीं को एनालाइज करके स्मृति, श्रुति, ये सब चीजें बनाई गई थी और उसके हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी गवर्न होते थे, ठीक है। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बोला कि मैं तेरे साथ ये करूंगा, तो उसको वो करना चाहिए, राइट। नहीं किया तो क्या होगा? पनिशमेंट। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को डैमेजेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने बोला आप लोग एडमिशन लो, मैं यहां पर क्लास लूंगा, मैंने क्लास नहीं लिया तो ऐसा करूंगा नहीं, ऑब्वियसली मैं ऐसा करूंगा क्या? शाना शरीफ बच्चा हूं। ओके, तो जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा किसी ने कुछ परफॉर्म नहीं किया तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम कंपेंसेशन फॉर द अदर पार्टी, उसके साथ तो गलत हुआ, राइट। यही सब चीजें जो है दे वेर रेफर्ड फ्रॉम वेदास, धर्म, शास्त्र, स्मृति, श्रुति, विच गेव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉ सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट्स। मौर्य के डायनेस्टी के टाइम पर, मौर्यास के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर इन द फॉर्म ऑफ बायलैटरल ट्रांजैक्शन which were based on free consent on all terms and condition। फ्री कंसेंट क्या है? ये आएगा अपने को, सब आएगा, एक पूरा यूनिट ही है इस पर, फ्री कंसेंट वगैरह क्या है। अब यहां पर नहीं, क्या ये तो फॉलो होते ही थे, वेदास, धर्म, शास्त्र, स्मृति, श्रुति। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे और ज्यादा डेवलपमेंट होती गई, और ज्यादा मतलब नियर टू दिस टाइम अपन आते गए, धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल रूल आया था इंडिया में, उस टाइम पर मोहम्मदीन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये फॉलो होने लगा। बेसिकली जो आपका रिलीजियन है उसमें देयर वेर सर्टन टीचिंग्स, सर्टन प्रीचिंग्स जो आपको बोलते हैं, जैसे हिंदू लॉ में धर्म शास्त्र वगैरह है, मुगल रूल में देयर वाज मोहम्मदीन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उनके रिलीजन के हिसाब से जो चीज बोलते थे वो लोग वहां पर करते थे, राइट। हिंदू लॉज, ये लॉ, उसके बाद में अलग अलग लॉज, अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग लॉज जो है फॉलो होने लग गए। जैसे कि उसमें मोहम्मदीन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्जांपल अपने को दिया है, अरेबिक वर्ड अक्द इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, इजाब इज नोन फॉर प्रपोजल एंड कबूल इज नोन फॉर एक्सेप्टेंस। वहां पर अगेन इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी, वहां पर यह जरूरी नहीं था कि आप फॉर्मल रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करो, बस ये जरूरी था कि दोनों पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए, दैट वाज सफिशिएंट। नाउ हिंदू लॉ इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंग्लिश लॉ। उसके बाद में इंग्लिश रूल भी आया, ठीक है। इंग्लैंड वालों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब देखो, पर्सन्स कैन बी फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, राइट। अब किसके रिलीजन का, एक रिलीजन के पर्सन का दूसरे रिलीजन के पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसका लॉ फॉलो करें? वो बोलते थे वहां पर कि जो डिफेंडेंट है ना, एक रहता है, फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्प्यूट हो गया, एक रहेगा केस करने वाला और एक रहेगा डिफेंड करने वाला। जो डिफेंडेंट है उसके रिलीजन का लॉ वहां पर फॉलो होगा। ये अपन सब सिर्फ एंशिएंट टाइम्स की थोड़ी बात कर रहे हैं, थोड़ा इंट्रोडक्टरी उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है कि पहले कैसा कैसा क्या क्या होता था। जैसे हिंदू लॉ में माइनर, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ओल्ड मैन, हैंडीकैप पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नारद स्मृति जो एक अगेन है, उन्होंने बोला है कि 8 साल की एज तक एक पर्सन को इन्फेंट कंसिडर किया जाता है, 8 से 16 साल के बीच में बॉयहुड, और 16 साल के बाद में ही इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। 16 साल के बाद में उसको एज पर नारद स्मृति मेजर कंसिडर किया जाता था उस टाइम पर। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंग्लिश लॉ वॉज अप्लाइड इन प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। देखो, ब्रिटिश रूल में नहीं, क्या ये 3 प्लेसेस मद्रास, बंबई और कलकत्ता, ये बहुत बड़े हब्स थे, यहां पर ही ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस वगैरह सब कुछ यहां पर ही होता था, ठीक है। अंडर किंग जॉर्ज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इफ वन ऑफ द पार्टीज इज फ्रॉम आइदर रिलीजन एंड द अदर इज फ्रॉम अदर रिलीजन, देन लॉ ऑफ डिफेंडेंट इज टू बी यूज्ड। उन्होंने बोला कि यहां पर जो है ये 3 राज्यों में, ये 3 प्लेसेस पर तो ऐसा होगा कि जो डिफेंडेंट है उसके रिलीजन का लॉ फॉलो होगा। बट इन सिटीज के बाहर क्या होगा? इन सिटीज के बाहर द मैटर्स वेयर सॉल्व्ड ऑन जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस। जो वहां पर लोगों को आपस में न्याय लगता था कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग अपने अपने हिसाब से करते थे।
कोई एक इंपॉर्टेंट ऐसा कोई सेंट्रल लॉ या फिर मेन हमारे पास में रेगुलेशन नहीं था, जिसके वजह से लोगों को धीरे धीरे क्या हुआ, रियलाइजेशन हुआ कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, हमको कोई तो भी एक मेन लॉ चाहिए जो कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स को, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, क्या होगा, अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे, सब चीजों को गवर्न करे। किसी ने ब्रीच किया तो उसकी क्या पनिशमेंट रहेगी, उसको क्या डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, सारी चीज बताए। दैट्स व्हाई केम द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। This is the most important branch of mercantile or commercial law, right? It affects everybody, more so trade, commerce and industry. पूरा ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री जो है, इसके लिए एक बेसिक कमर्शियल लॉ जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। वी कैन से इट इज अ फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। कब बना था ये? अप्रैल 25, 1872। फोर्स में कब आया? 1 सितंबर 1872, राइट? 1872 इंडिपेंडेंस के पहले या बाद में? पहले है। फिर वो टाइम का लॉ अभी कैसे एप्लीकेबल हो गया? देखो, इंडिया में नहीं क्या, बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश ने बनाए थे। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना, उसके बाद में नहीं क्या, इंडिया ने बहुत सारे लॉज को एडॉप्ट कर लिया, ठीक है? इसीलिए वो टाइम से ही वो लॉ, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए टाइम टू टाइम, प्लस जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तब इंडिया को जो लगा कि ये चेंजेस इंडिया के हिसाब से करे जाने चाहिए, वो भी किए गए, एंड अल्टीमेटली उनको जो है वैसा कंटिन्यू किया गया। इसलिए 1872 जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे अपन, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम 1930, राइट? नाउ द प्रिम्बल ऑफ द एक्ट सेज दैट it is an act to define and amend certain parts of the law relating to contracts. प्रिम्बल मतलब क्या? प्रिम्बल मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक्ट के शुरुआत में एक सेक्शन दिया हुआ रहता है कि भाई हमको जो है ये लॉ बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं, राइट? क्या पर्पस है इस लॉ का? वो प्रिम्बल क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रिम्बल क्या है? टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारी चीजें बताने करने के लिए ये लॉ है। कहां अप्लाई होता है लॉ? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 जब पहले था, तब लॉ में स्पेसिफिकली ऐसा लिखना पड़ता था कि ये वाला एक्ट जो है वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एग्जैक्टली इंडिया का पार्ट ऐसा वो लीगल पर्पजेस के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता था। बट आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, इंडिया जो जम्मू कश्मीर है, इट इज इंडिया ओनली। अलग से उसका कुछ बोलने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है? यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए रुकते हैं यहां पर, कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।